आज जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज योर एडवांस टैक्स। बहुत ही छोटा चैप्टर है लेकिन काम बहुत बड़े बड़े करता है। कहने में तो ये टॉपिक आज शुरू होगा और आज ही ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में ये उससे भी ज़्यादा रोल प्ले करता है। When you will become a chartered accountant or cost and work accountant, then you will come to know that what is the importance of this one chapter. अच्छा बेटा CMA बन जाओगे, CA बन जाओगे। आज की डेट में तो CA और CMA दोनों CA ही लिखते हैं। चलो, जो आज चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं उस चैप्टर का स्टार्टिंग सेक्शन है सेक्शन 208। है क्या इस चैप्टर में, पहले तो हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कोई भी पर्सन, मैंने क्या बोला, एनी पर्सन, जिसकी करंट फाइनेंशियल ईयर में, अरे टैक्स लाइबिलिटी ₹10,000 या उससे ज्यादा हो। पक्की बात है ना। अगर किसी पर्सन की टैक्स लाइबिलिटी करंट फाइनेंशियल ईयर में, हम लोग आज तक सुनते आए थे कि सर प्रीवियस ईयर 15-16 का असेसमेंट ईयर 16-17 होता है, जो भी इसकी टैक्स लाइबिलिटी जनरेट होती है ना, उसका पेमेंट हम असेसमेंट ईयर में करते हैं, ऐसा हमने देखा था। लेकिन आज सारी कहानी पलट जाएगी जब ये पता चलेगा कि इसी साल की जो टैक्स लाइबिलिटी होगी उसका पेमेंट हमें उसी प्रीवियस ईयर 15-16 में ही करना है। और जो कुछ भी पेमेंट हम प्रीवियस ईयर 15-16 में करेंगे अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस व्हिच विल डू द स्टडी आफ्टर दैट, आफ्टर दिस अंडरस्टैंडिंग, उसको हम नाम देते हैं एडवांस टैक्स। क्या नाम देते हैं? यानी अब हम जो टैक्स उसी साल का उसी साल में प्रीवियस ईयर का टैक्स उसी प्रीवियस ईयर में दे दें, उसको हम कहेंगे एडवांस टैक्स। हाँ, you will get assessed in your assessment year, you will get assessed in your assessment year, but right now according to the provisions of this chapter you are needed to pay the amount of tax in the same previous year by normal rule। तो कहता है कि जितना आपका टैक्स लाइबिलिटी बनता है वो आप 15 मार्च 2016 तक पेमेंट कर दें, लेकिन 31 मार्च 2016 सेम प्रीवियस ईयर के एंड तक जो कुछ भी आप पेमेंट करोगे टैक्स के नाम से, वो सारा का सारा एडवांस टैक्स ही जाना जाएगा। क्लियर है? यानी प्रीवियस ईयर की टैक्स लायबिलिटी का पेमेंट उसी प्रीवियस ईयर में करना अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर इज नोन एज एडवांस टैक्स। It is not an optional thing to you, it is a compulsion, it's a mandatory for an assessee to pay the advance tax. If the tax liability of the assessee during the previous year comes to rupees 10,000 or in excess of rupees 10,000, 10,000 or more, 10,000 or more, is it clear? तो सेक्शन 208 अगर आपके पास असाइनमेंट है तो पहला सेक्शन वही लिखा हुआ है। When advance tax is to be paid or payable by an assessee in respect of the current income। सर आप अजीब बात बोल रहे हैं, हमें बात समझ में नहीं आई कि करंट इनकम कैसे कोई कैलकुलेट कर सकता है। अगर हम प्रीवियस ईयर 15-16 की बात करते हैं जो कि स्टार्ट होता है 1 अप्रैल 2015 एंड एंड होता है 31 मार्च 2016, इसने हमारे ऊपर ऑब्लिगेशन बहुत ही सिंपल तरीके से इम्पोज की है। इसने ऑब्लिगेशन टैक्स की, एडवांस टैक्स की हमारे ऊपर बहुत ही सिंपल तरीके से इम्पोज की है।
मैंने ये नहीं कहा कि किसी एसएससी को हमने छूट दी है. Each and every type of SSC is required to pay their amount of tax in the same previous year as an advance tax if the liability of that SSC of the current financial year's income is rupees 10,000 or more. Liability of tax is rupees 10,000 or more. Is it clear? हाँ, कुछ लोगों को एग्जेम्पशंस हैं, दो तरह के एसएससीज को एग्जेम्पशंस हैं जिनके बारे में हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे. फिलहाल यहाँ तक समझ में आया? अच्छा सर, अब हम लोग को बात कुछ अजीब लग रही है. अजीब इसलिए लग रही है कि जब ये साल खत्म होगा, आफ्टर द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर द एसएससी वुड बी एलिजिबल और कैपेबल टू गेट द टोटल अमाउंट ऑफ इनकम. हाँ या ना? जब तक साल खत्म नहीं होता तब तक हम इनकम कैसे कैलकुलेट कर लेंगे? पॉसिबल नहीं है. लेकिन पॉसिबल बनाया गया. एग्जैक्ट किसने कहा एक्चुअल इनकम? मैंने नहीं कहा एक बार भी. मैंने कहा पिछले साल की इनकम पर पिछले साल एस्टिमेटेड इनकम. कैलकुलेट करो एस्टिमेटेड. अदरवाइज अगर आपने इन प्रोविजंस को फुलफिल नहीं किया और आपने एडवांस टैक्स का पेमेंट नहीं किया या समय पर नहीं किया या आपने इंस्टॉलमेंट अपनी डेफर करने के बारे में सोची, तो आपके ऊपर इंटरेस्ट के प्रोविजंस लग जाएंगे. सेक्शन 234B एंड सेक्शन 234C. ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे मौका मिला तो. Section 234B and Section 234C, how to compute the amount of interest under Section 234B. What is 234B? We will see it later. What is 234C? We will discuss in the next lecture. हाँ, लेकिन ये दोनों सेक्शन एडवांस टैक्स से रिलेटेड हैं. या तो आप एडवांस टैक्स की लायबिलिटी नहीं पे करते समय पर, या उसको आप डेफर करने की कोशिश करते हैं. जून का पेमेंट आप सितंबर में करते हैं, सितंबर का एडवांस टैक्स आप मार्च में पेमेंट करने की कोशिश करते हैं. इस तरह से एडवांस टैक्स की इंस्टॉलमेंट को जब आप डेफर करने की कोशिश करते हैं तो आपके ऊपर ये प्रोविजंस लगते हैं. यहाँ तो आप लायबिलिटी का पेमेंट नहीं कर रहे जितनी आ रही है, या फिर आप डेफरमेंट कर रहे हैं इंस्टॉलमेंट का जानबूझ करके. चलो, यानी कि अगर हम एडवांस टैक्स के प्रोविजंस को फॉलो ना करें तो एसएससी के ऊपर इंटरेस्ट के प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे. ये भी बात क्लियर हो गई. सर, आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि दो तरह के एसएससीज हैं जिनके ऊपर एडवांस टैक्स के प्रोविजंस अप्लाई नहीं होंगे. पहला, अगर कोई इंडिविजुअल जिसकी एज 60 साल से अधिक है, यानी वो सीनियर सिटीजन है, और उसकी ग्रॉस टोटल इनकम में पीजीबीपी की इनकम नहीं है. अगर कोई सीनियर सिटीजन है और उसकी उम्र 60 साल से अधिक है तो, और उसकी टोटल इनकम में पीजीबीपी की कोई इनकम इन्वॉल्व नहीं है, तो उसके ऊपर एडवांस टैक्स के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे. प्रोविजंस ऑफ एडवांस टैक्स शैल नॉट अप्लाई टू अ रेजिडेंट सीनियर सिटीजन हु इज ऑफ द एज ऑफ 60 years or more and doesn't have any income chargeable to tax under the head PGBP. This is your first type of SSC. Means if the SSC is a senior resident individual and the SSC has no any income out from PGBP, then in that case the SSC is not required to follow the provisions of this chapter. The second type of SSC which is not given in your assignment, जो आपके असाइनमेंट में नहीं है, इंपॉर्टेंट नोट करके लिख लें कहीं पर, मैं बोलता हूँ. एक सेकंड टाइप ऑफ एसएससी है, हेडिंग आप ले लेंगे कि नॉट एसएससी विच आर नॉट रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस एडवांस टैक्स. एसएससी विच आर नॉट रिक्वायर्ड टू फॉलो द प्रोविजंस ऑफ एडवांस टैक्स. द एसएससी विच आर नॉट रिक्वायर्ड टू फॉलो द प्रोविजंस ऑफ एडवांस टैक्स. ठीक, पहला लिखें. कोई भी सुन ले पहले, कोई भी इंडिविजुअल होगा, कोई भी एचयूएफ होगा, कोई भी इंडिविजुअल हो और कोई भी एचयूएफ हो, एनी इंडिविजुअल, एनी एचयूएफ
और तो और कोई भी फर्म हो जो LLP ना हो, एनी SSE being an individual, HUF or firm not an LLP, follow the provisions of section 44 AD. Follow the provisions of section 44 AD. याद आया होगा PGBP चैप्टर में मैंने पढ़ाया था कि ये वो एसएससीज आते हैं, इसमें कोई भी एसएससी आएगा, कोई भी एसएससी जो टैक्स ऑडिट के दायरे में नहीं आते और जिनकी सेल 100 लाख से अधिक नहीं है, 1 करोड़ तक है, then they are not required to get their books of account audited by a chartered accountant, but yes, they are needed to show their income 8% of total turnover. वो लोग अगर कम से कम अपनी इनकम 8% शो कर देते हैं, कितनी शो कर देते हैं? 8% शो कर देते हैं अपनी टोटल टर्नओवर। अगर मेरी सेल 80 लाख है और मैं गवर्नमेंट से कहता हूँ ले ले 8% टैक्स, 8% यानी 6,40,000, और 6,40,000 पर मैं अगर टैक्स कैलकुलेट करके गवर्नमेंट के हाथ में दे दूं तो मुझे एडवांस टैक्स का कोई प्रोविज़न फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। यानी दो तरह के एसएससी, एक तो आपके मटेरियल में दिया हुआ है कि अगर कोई सीनियर सिटीज़न है 60 साल या उससे अधिक, बट ऑब्वियस है, और उसकी टोटल इनकम में कोई भी इनकम पीजीबीपी की शामिल नहीं है, उसको एडवांस टैक्स के प्रोविजंस पे फॉल नहीं करना, पहला। दूसरा जो मैंने अभी लिखवाया कि कोई भी एसएससी चाहे वो इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो और फर्म हो जिसमें शामिल नहीं है एलएलपी, opting the scheme under section 44 AD shall be exempted from payment of advance tax related to the taxable income from such business. That's it. Yes, मैं इंडिविजुअल हूँ, मेरे पास एक बिजनेस है जिसकी टर्नओवर 80 लाख रुपए है मुझे, और मैंने उस बिजनेस में सेक्शन 44 AD के प्रोविजंस फॉलो करके गवर्नमेंट को टैक्स देना है, तो मुझे एडवांस टैक्स का कोई रूल फॉलो नहीं करना, प्रोविज़न फॉलो नहीं करना। लेकिन हाँ, इस इनकम को छोड़ दो और बाकी इनकम को किनारे कर दो। अगर बाकी इनकम पर मेरी टैक्स लायबिलिटी 10,000 और मोर है तो बेटा हम अपने आप को एस्केप नहीं कर सकते। मैं केवल ऐसी इनकम की बात करता हूँ जो सेक्शन 44 AD के प्रोविजंस में आती है। मैं केवल ऐसी इनकम को ही अपने एडवांस टैक्स के प्रोविजंस में फॉल नहीं कराऊंगा जो सेक्शन 44 AD में टैक्स्ड है। दैट्स इट, जिसको हम डीमिंग सेक्शंस भी बोलते हैं। फिलहाल ये दोनों चीज़ें क्लियर हैं। चलिए सर, हम लोग को तो बेसिक आइडिया मिल गई एक कि एडवांस टैक्स है क्या, हाउ टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एडवांस टैक्स। सुन लो सर, हम एसएससीज को 2 पार्ट में बांटेंगे। कितने पार्ट में? 2 तरह के एसएससीज बांटेंगे, एक कॉरपोरेट एसएससी और एक नॉन कॉरपोरेट एसएससी। अगर हम कॉरपोरेट एसएससी की बात करें या नॉन कॉरपोरेट एसएससी की बात करें तो कैसे कैलकुलेट होगा, इनकी ड्यू डेट्स बताई गई हैं, सुन लो। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट अप्रैल, मई और जून 3 महीने होते हैं, तो 15 जून 15 जून तक 15% ऑफ टोटल टैक्स लायबिलिटी। आपका साल भर में 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016 तक की जो इनकम आपकी आएगी उसका टैक्स निकाल लो। एजुकेशन सेस और एसएचई जोड़ लो, सरचार्ज हो तो ऊपर ही जोड़ लेना इफ अप्लाइड। ये आपकी टोटल टैक्स आ रही, इसका कम से कम 15% तो आप यहीं पेमेंट कर देंगे। 15%। हमने आपसे ये नहीं कहा ट्राई टू पे द 100%, 50%, 60%। सोचो ना, शुरू के 3 महीने बीते हैं,
जबकि टोटल टैक्स का 25% जाना चाहिए। शुरू के 3 महीने हैं तो 25% आ जाना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट का नॉट 25%, पे ओनली 15%। हम आपसे ये नहीं करें पूरा दे दो, ओनली 15% ऑफ द टोटल टैक्स। और यहाँ पर सोचो ना, गवर्नमेंट ने कहा नॉट एप्लीकेबल, सोचो नॉन कॉर्पोरेट को तो वहाँ पर भी माफ कर दिया शुरू के 3 महीने में। अच्छा, दूसरा सेकेंड इंस्टॉलमेंट, इसके लिए फर्स्ट हो जाएगा, इसके लिए अप्रैल मई जून 3 महीना बीत गया, जुलाई अगस्त सितंबर 15 सितंबर। अच्छा, तीसरा इंस्टॉलमेंट अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर, तो 15 दिसंबर, यस और नो। और लास्ट है जनवरी फरवरी और मार्च, 15 मार्च। थोड़ी देर पहले मैंने शायद ये बताया भी था कि 15 मार्च तक पेमेंट करना है, लेकिन हाँ अगर आप 31 मार्च तक भी पेमेंट करते हो तो भी वो एडवांस टैक्स ही माना जाएगा। अच्छा सर, यहाँ पर है 45% ऑफ टोटल टैक्स, यहाँ पर है 75% ऑफ टोटल टैक्स। और सोचो यहाँ गवर्नमेंट आपसे 15 दिन पहले ही टैक्स ले रही है, जो आप 15 मार्च से 31 मार्च तक कमाएंगे उसका भी टैक्स ले रही है गवर्नमेंट एस्टिमेटेड बेसिस पर। भाई यू कैन एस्टिमेट योर अमाउंट ऑफ टैक्स इजीली राइट नाउ बिकॉज ओनली 15 डेज आर लेफ्ट, 15 और 20 डेज। और यहाँ पर 30% ऑफ टोटल टैक्स, 60% ऑफ टोटल टैक्स एंड 100% ऑफ टोटल टैक्स। ये आपका टैक्स लायबिलिटी इस तरह से मीट आउट करनी है आपको अपनी एज अ एडवांस टैक्स, एज अ एडवांस टैक्स। बोलो भाई। और ये जो भी आप पेमेंट करेंगे ये सारे नाम जाने जाएंगे कि यू आर जस्ट गोइंग टू पे एडवांस टैक्स, यू आर जस्ट गोइंग टू पे एडवांस टैक्स। हाँ बोलो, कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर थोड़ी देर आप इसको छोड़ दें तो ज्यादा बेहतर होगा। जिस ईयर में हम बैठे हैं उसी ईयर की बात कर रहे हैं हम, प्रीवियस ईयर का प्रीवियस ईयर में ही बात कर रहे हैं। चलें आगे, ठीक है ना। हमने आपको तरीका भी बता दिया, सारे हेड्स ऑफ इनकम जोड़ लीजिए, सरचार्ज टैक्स निकाल लीजिए, सरचार्ज एप्लीकेबल हो तो सरचार्ज, अगर 1 करोड़ से अधिक की इनकम है तो 12% का सरचार्ज है वो जोड़ लीजिए, अगर 1 करोड़ से अधिक की इनकम है तो 12% सरचार्ज है वो जोड़ लीजिए, उसमें एजुकेशन सेस और सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस जोड़ लीजिए, टोटल टैक्स लायबिलिटी आ गई। टोटल टैक्स लायबिलिटी में से सुन ले ढंग से, सबसे पहले टोटल इनकम कैलकुलेट करेंगे, एस्टिमेट ही सही करेंगे, इस पर आप टैक्स कैलकुलेट कर लेंगे, टैक्स एज पर द प्रोविजंस। अच्छा, इसमें प्लस कर देंगे सरचार्ज इफ एप्लीकेबल, सरचार्ज इफ एप्लीकेबल। अगर एसएससी की इनकम 1 करोड़ से अधिक है तो 12% का सरचार्ज लग जाता है टैक्स पर टैक्स, प्लस एजुकेशन सेस एंड एसएचई 3% के हिसाब से मालूम होगा, ये आ जाता है टोटल टैक्स लायबिलिटी, टोटल टैक्स लायबिलिटी माइनस कर देंगे। सुन ले, अगर आपने कोई टीडीएस या टीसीएस का पेमेंट कर दिया है तो क्यों पेमेंट करेंगे? भाई आप मुझे कोई पेमेंट करते समय मेरे नाम से आपने कोई टैक्स ऑलरेडी डिडक्ट करके गवर्नमेंट के खाते में जमा कर दिया, तो इसका मतलब दैट अमाउंट ऑफ टैक्स हैज बीन पेड बाय मी एंड दैट इज नॉट योर टैक्स, यू हैव पेड ऑन बिहाफ ऑफ मी, दैट वाज योर टीडीएस और टीसीएस। टीसीएस भी बताया था, तो टीडीएस और टीसीएस की क्रेडिट मिल जाती है। अच्छा, अगर इसके पहले मान लो दूसरी इंस्टॉलमेंट का कैलकुलेशन कर रहे हो तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का एडवांस टैक्स भी लेस कर दो, फिलहाल उसकी बात नहीं कर रहे। बात समझ में आई? एक चीज और, ये नेट टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी। जब हम लोग कैलकुलेशन करना सीखेंगे तो उसमें हम सेक्शन 87 के बारे में डिस्कस करेंगे। 87A के हिसाब से एसएससी को 2000 रुपए की छूट मिलती है, वो भी छूट देने के बाद ये जो टोटल इनकम आई है ये डिडक्शंस सेट ऑफ का बेनिफिट देने के बाद आई है। ये तो बट ऑब्वियस है, डिडक्ट सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड का बेनिफिट दे दो, क्लबिंग दे दो और डिडक्शंस दे दो। अच्छा, जब हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं तो उस समय हम 87A का टैक्स भी छूट देते हैं, रिबेट
2,000 रुपये, वो बाद में बात करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करते समय। फिलहाल अब आते हैं, जरा देखते हैं क्या है प्रोविजन। खत्म है, टॉपिक इज ओवर नाउ, एडवांस टैक्स टॉपिक इज ओवर नाउ। केवल हम लोग को न्यूमेरिकल करने 2-3 प्रोविजन हैं, उनको देख लेते हैं, बता चुके हैं वैसे। नोट नंबर 1, any amount paid by way of advance tax on or before 31st of the March of the relevant previous year shall also be treated as advance tax। बता दिया, भले ही 15 मार्च की डेट है, लेकिन अगर आप 31 मार्च तक पेमेंट करते हो तो वो भी एडवांस टैक्स के नाम से ही जानी जाएगी। इफ ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स इज बैंकिंग हॉलीडे, अच्छा ड्यू डेट 15 तारीख को बैंकिंग हॉलीडे है तो 16 तारीख आपकी ड्यू डेट मान ली जाएगी। और हाँ, उस एक दिन का इंटरेस्ट नहीं लगेगा। अगर 2 दिन बैंकिंग हॉलीडे है तो 2 दिन का इंटरेस्ट नहीं लगेगा, और उसी के लिए लिखा इन सच ए केस इंटरेस्ट शैल नॉट बी लेविएबल। आगे देखें, वेयर द एसएससी डजंट पे एनी इंस्टॉलमेंट बाय द ड्यू डेट ही शैल बी डीम्ड टू बी एन एसएससी इन डिफॉल्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ सच इंस्टॉलमेंट। अगर कोई एसएससी किसी इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं करता तो उस इंस्टॉलमेंट के लिए वो एसएससी इन डिफॉल्ट मान लिया जाएगा। मैंडेटरी पेमेंट, ठीक है, छोड़ दें इसको। पेमेंट बाय चेक, डेट ऑफ पेमेंट बाय चेक वुड बी द डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ चेक। जिस दिन मैंने आपको चेक दे दिया दैट वुड बी ट्रीटेड एज द, मैंने गवर्नमेंट के खाते में चेक डाल दिया, जिस दिन मैंने गवर्नमेंट खाते में चेक डाला दैट इज द अमाउंट, दैट इज द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ चेक। लेकिन अगर क्लियर हो गया तो, नहीं होगा तो फिर आपके ऊपर सारे प्रोविजंस लग जाएंगे नॉन पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स का। मान लो डिसऑनर हो गया, पेमेंट नहीं हो पाया, तो एडवांस टैक्स फेल्योर के आपके ऊपर प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाएंगे। हाँ या ना, भले ही आज की डेट में मैंने आपको चेक दिया है लेकिन क्लियर वो 2 दिन बाद होगा, लेकिन मान लिया जाएगा वो आज ही दे दिया मैंने, मान लिया जाएगा क्योंकि वो क्लियर हो गया तो, सब्जेक्ट टू द क्लियरेंस ऑफ दैट चेक। पेमेंट विद इन द प्रीवियस ईयर, एनी अमाउंट ऑफ एडवांस टैक्स विच इज डिपॉजिटेड सब्सिक्वेंट टू द डेट प्रिस्क्राइब्ड फॉर डिपॉजिटिंग द डेट ऑफ द रेलेवेंट शुड बी ट्रीटेड एज एडवांस टैक्स। दोबारा मैंने लिख दिया, नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर रिटर्न फाइलिंग ऑफ रिटर्न। अगर आपने एडवांस टैक्स जमा कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको रिटर्न फाइल करने से छूट मिल गई, और हमने तो एडवांस में टैक्स जमा कर दिया। ये एडवांस में टैक्स क्या जमा किया, आपके ऊपर प्रोविजंस लगाए गए हैं, उसी तरह के प्रोविजंस आपके रिटर्न ऑफ इनकम के हैं। अगर आपने एडवांस टैक्स जमा कर दिया, 100% भले ही जमा कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आपको कहीं से कोई छूट मिल गई, अब आपको रिटर्न देर से जमा करनी है, पहले जमा करनी है या नहीं जमा करनी है, ऐसा कोई भी मैटर दिमाग में मत रखना। वो तो आपको एज सच फॉलो करना ही करना है। यस और नो? सर हाउ टू कैलकुलेट, मैंने आपको असाइनमेंट दिया है और उसमें 2 क्वेश्चंस हैं, है ना? क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन कहता है Following are the particular of estimated income of Mr. Gurcharan for the previous year 15-16। देखो ना, किस ईयर की बात कर रहा है, 15-16। सैलरी की इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी की इनकम है एंड लॉटरी की इनकम है, और वो भी ग्रॉस दी हुई है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एडवांस टैक्स पेबल बाय हिम इन वेरियस इंस्टॉलमेंट्स। टैक्स ऑफ ₹12,000 हैज ऑलरेडी बीन TDS डिडक्टेड out of the lottery income and 8,000 from salary. He has deposited 10,000 in the PPF. जरा देखें इधर, computation of total estimated income। बात समझना, क्यों भाई? सबसे पहले इनकम फ्रॉम सैलरी कितनी मिली है? 3 लाख, लिख दिया 3 लाख। प्लस कर देते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना है? 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं दोगे, कितना आ जाएगा? क्योंकि लिखा है किराया 7,500 रुपये पर मंथ है, तो इसका मतलब डिडक्शन नहीं मिली थी। अगर केवल 90,000 दे देता टोटल तो हम ब्रैकेट में नीचे एजम्पशन लिख सकते थे, इट हैज़ बीन एज्यूम्ड दैट द 90,000 इज कैलकुलेटेड इनकम। लेकिन अब चूंकि पर मंथ दे दिया है तो वहाँ पर हम ना माने तो ज़्यादा बेटर और सही भी है। अच्छा, उसके बाद दिया इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, हाँ या ना? और 2 चीज़ें दी हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इंटरेस्ट कितना, और लॉटरी इनकम। ग्रॉस लिखते हैं,
40,000, 1,43,000 टोटल बता सकते हो? 5,06,000, हाँ या ना? अब जरा ढंग से देखो, ये है ग्रॉस टोटल इनकम, हाँ या ना? इसमें से माइनस कर दो सेक्शन 80C, पीपीएफ में पैसा डाला है कितना, तो कितना बचा? नेट या टैक्सेबल इनकम। सर अब जरा टैक्स कैलकुलेट करके देखिए, क्या करके देखिए? टैक्स, computation of tax liability। बताओ टैक्स लायबिलिटी, कैलकुलेटर है आप लोगों के पास? टैक्स ऑन फर्स्ट ₹2,50,000 नील, सीनियर सिटीजन वगैरह तो है नहीं, प्लस टैक्स ऑन रेस्ट कितना बचा? 2,46,000 एज एट द रेट ऑफ 10%, 24,600। टैक्स 24,000, टैक्स ऑन लॉटरी इनकम, सबसे पहले इसको किनारे कर दो, 40,000 का रेस्ट ऑन इनकम ऑफ रुपीज कितना बचा? 40,000 लेस कर दो तो 4,56,000। इसमें से 2.5 लाख की आपको बेसिक एग्जम्पशन मिली जाएगी, 2,06,000, तो इसका 10% ले लो, 20,600, कितना आ गया? 32,000। अब अगर मैं बात करूं टैक्स की, क्या इस पर एजुकेशन सेस लगेगा, सरचार्ज लगेगा? नो सर। इस पर एजुकेशन सेस एंड एसएचई लगेगा? यस सर। कितने का? 32,600 पर निकाल लें, 978। और जब मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको स्टडी करवा रहा था प्रोविजन, मैंने कहा 87 बताया था। तो जब भी आप एजुकेशन सेस या एसएचई दें, आप सबसे पहले ध्यान देंगे इधर 2,000 रुपये 87A का छूट दे दें, रिबेट है, टैक्स की छूट है, टैक्स की छूट है, जो टैक्स आया है ना उसकी छूट है 2,000 तक, लेस रिबेट अंडर सेक्शन 87A। अब बताओ कितना आया? एजुकेशन सेस एंड एसएचई कितने रेट से? 900। बताओ टोटल टैक्स कितना आ गया? टीडीएस कितना लग चुका है? 12,000। नेट लायबिलिटी कितनी बची? इकतीस 518 में से, सॉरी 12,000 प्लस 8,000 है, टीडीएस 2 है, एक नहीं है। 12,000 प्लस 8,000, 2 टीडीएस है, केवल 12 नहीं है, सैलरी में से भी टीडीएस कटा है। कितना बचा है? दिया है ना। यह है आपका 11,518 नेट टैक्स पेबल। सारा कहानी बस इसी 11,518 पर अब टिकेगा।
अगर आप बात करें तो इंस्टॉलमेंट्स एंड अमाउंट ऑफ एडवांस टैक्स, इधर देखें, ये इंडिविजुअल का केस है, कॉर्पोरेट एसएससी या नॉन कॉर्पोरेट एसएससी? सर ये नॉन कॉर्पोरेट एसएससी है। और जब नॉन कॉर्पोरेट एसएससी होता है तो पहली इंस्टॉलमेंट इसकी स्टार्ट होती है 15 सितंबर को। कितना? 15 सितंबर को, यानी 2015 को, 15 सितंबर 2015। इसको पहला इंस्टॉलमेंट देना है 30% ऑफ 11,518, 3,000, और 15 दिसंबर तक, सुन लो, 60% ऑफ 11,518। अब इसमें से ऑलरेडी पेड है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, लेस कर दें, टोटल उसको 60% पेमेंट करना है, जिसमें से ऑलरेडी वो कितना दे चुका है? 3,455, 3,000। इसका मतलब उसने टोटल टैक्स कितना दे दिया? 6,911 दोनों मिलाकर। 15 मार्च तक उसको बाकी दे देना है, 2016 तक, 100% ऑफ 11,518। तो 11,518 माइनस फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 3,455 माइनस सेकेंड इंस्टॉलमेंट 3,456, कितना? ये है थर्ड इंस्टॉलमेंट। समझ में आई बात? नोट कर लें, तुरंत नोट करें।
क्वेश्चन पूछा गया सर पिछली इंस्टॉलमेंट आप लेस क्यों कर रहे हैं। इधर देखें मैंने कहा मेरे इंस्टीट्यूट की फीस कितनी है 20,000। आप मेरे यहाँ जनवरी में एडमिशन लेने आते हो, आपको 3 महीने की क्लास करनी है मेरे यहाँ। मैंने कहा आपका कम से कम 30% यहाँ मिल जाना चाहिए, 60% यहाँ मिल जाना चाहिए और 100% मार्च तक आ जाना चाहिए। हाँ या ना बताओ। 30% यानी मुझे आप कितना दोगे पहली इंस्टॉलमेंट जनवरी में, दूसरा 12,000 दोगे जिसमें से 6,000 तो आ चुका है ना। अब तुम बाकी 6,000 दोगे, कहोगे सर आपको 12,000 मिल गया 60%। पिछला वाला लेस किए या नहीं किए। अगर तुमने पहली इंस्टॉलमेंट हमको गलती से 3,000 की ही दी तो कितना लेस करोगे, अब 9,000 दोगे तो आपका टोटल मिलाकर 60% हो गया। ये सिस्टम पिछले इंस्टॉलमेंट को लेस करने का, टोटल मिला जो होना चाहिए। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा उसी में ही पार्ट 2 है, जरा देखें। क्वेश्चन में कहता है व्हाट विल बी योर आंसर इफ द एसएससी डजंट हैव एनी हाउस प्रॉपर्टी इनकम। देखो इधर इसको उड़ा दिया। अब इनकम कितनी हो गई बोलो ना, -10,000 पक्का। 4,33,000 में 40,000 पर तो ये चला गया। $3,93,000। 2.5 लाख तक माफ है। 1,43,000 14,000 300 कितना आया। 2,000 की छूट दे दो। 3% बताओ। कितना आया 25,029। कितना आया, टीडीएस घट चुका है जो हटा दो। और मैंने कहा कि एडवांस टैक्स के प्रोविजन तब तक अप्लाई नहीं होंगे जब तक कि यहाँ लायबिलिटी 10,000 ना आए, तो ये कोई सिस्टम अप्लीकेबल नहीं होगा। नो एडवांस टैक्स। नेट 10,000 की लायबिलिटी आनी चाहिए। कॉज नेट टैक्स पेबल इज लेस देन 10,000। बोलो ना, नोट कर लें इसको। ये पार्ट भी नोट कर लें, पूरा पार्ट भी पूरा नोट कर लें। हाँ पूरा नोट करें, पूरा नोट करें, तुरंत नोट करें, नोट करें। टैक्स किस में, आप ढंग से उसको पढ़ें, फिर से पढ़ें, मैं बोलता हूँ पढ़ें। सही लिखा है। एडवांस टैक्स पेबल इज ₹10,000 और मोर, और ब्रैकेट में बाकी चीजें। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है आर ने अपनी 15-16 प्रीवियस ईयर की इनकम एस्टिमेट की है 4,90,000। इसके अलावा प्लस है LTCG कितना 80,000, वो भी कब 1 दिसंबर 2015 को। एडवांस टैक्स की लायबिलिटीज कैलकुलेट करके बताओ। इधर देखना सॉल्यूशन। हम अपना घर बेचेंगे, हम भगवान हैं पहले से बता सकते हैं। हम भगवान हैं कि हम अपना ज्वेलरी बेचेंगे, पता चल जाएगा एडवांस में। तो जब एडवांस में नहीं पता चल सकता तो एडवांस टैक्स का आएगा। चलो कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले 2 पार्ट में बांटेंगे। ये इंडिविजुअल है ना, तो
तो पहली इंस्टॉलमेंट इसकी 15 सितंबर को बनती है, लेकिन इसके लिए चलो टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या कैलकुलेट कर लेते हैं? 15 सितंबर को ये टैक्स पेबल कैलकुलेट करेगा, क्योंकि उस दिन तक तो भगवान है नहीं। वो एक नॉर्मल इनकम कैलकुलेट कर सकता है, मेरी ये इनकम, मेरी ये इनकम। ये कैसे पता कर सकता है मैं अपनी ज्वेलरी बेचूंगा इतने में बिक जाएगी? तो करेगा क्या, 4,90,000 का, हाँ, ₹2.5 नील है ना, रेस्ट 2,40,000 का 10%, कितना आ जाएगा? टोटल टैक्स कितना बना? प्लस करोगे इसमें क्या, हाँ, एजुकेशन प्लस SHG 720, कितना आ गया? कोई TDS नहीं घटा हुआ है। टोटल टैक्स लायबिलिटी 10,000 से ऊपर है, तो बाय 15 सितंबर 30% ऑफ 24,720, हाँ या ना? ये आ गया एडवांस टैक्स। बोलो ना, बोलो। बच्चे ने कहा रिपीट, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलो भाई, 2,000 रुपये सेक्शन 87A की रिबेट ले लेते हैं। कितना बचा? प्लस कर देंगे EC एंड SHG 22,660, हाँ, 98। ये आप पहली इंस्टॉलमेंट देंगे। बोलो, ये आपने पहली इंस्टॉलमेंट दे दी 15 सितंबर को। अब आती है दूसरी इंस्टॉलमेंट 15 दिसंबर को, लेकिन 15 दिसंबर तक हमें मालूम है हमने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी ले लिया 15 दिसंबर के पहले। हम भगवान तो अब नहीं, अब एक्चुअल है। तो आप टैक्स पेबल ऑन 490 प्लस 80, हाँ या ना, 570, सारा कैलकुलेशन दोबारा होगा। इसमें से 80,000 जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उस पर टैक्स रेट है 20% के हिसाब से। ये तो मालूम है ना, लॉन्ग टर्म पर टैक्स रेट कितना होता है? 20। और रेस्ट पर आप बता दो कितना लगेगा। 2.5 लाख तक माफ हो जाएगा, बाकी 2,40,000 पर 24,000 लग जाएगा। बोलो, यानी टोटल कितना? 40,000 पक्का? अच्छा, माइनस सेक्शन 87A, नोट कर लें इसको, तो हम यहां पर कहानी बताएं। सर आप बार बार 87A की बात कर रहे हैं, हम लोग को मिस हो रहा है प्रोविजंस, थोड़ा क्लियर कर दीजिए।
मैं 2 मिनट देता हूं सेक्शन 87A पर। ये अप्लाई होता है इंडिविजुअल ओनली। किस पर? और ऐसा इंडिविजुअल जिसकी टोटल इनकम नॉट इन एक्सेस ऑफ ₹5 लाख, यानी एसएससी की टैक्सेबल इनकम अगर 5 लाख रुपए से अधिक नहीं है तो ये सेक्शन की रिबेट मिलेगी इंडिविजुअल को, केवल इंडिविजुअल। अब क्या है, ढंग से सुनना इधर। अगर हम बात करें कि सर कितनी रिबेट मिलेगी, तो रिबेट का अमाउंट हो जाएगा टैक्स ऑन टोटल इनकम जो कि 5 लाख से कम होगी, या ₹2000 जो दोनों में से कम। मैंने इस पॉइंट को इसलिए यहां पर रोका ताकि ये समझ लो कि यहां 4,90,000 रुपए की इनकम थी, 5 लाख से कम थी, तो उस समय एसएससी ने अपनी एडवांस टैक्स की लायबिलिटी 2000 की रिबेट निकालने के बाद की, हाँ या ना। लेकिन अब कहानी पलट गई, अब एसएससी की इनकम 5 लाख से अधिक है, तो क्या उसको रिबेट मिलेगी? नहीं मिलेगी, हाँ या ना। टोटल इनकम कितनी हो गई? 40,000 प्लस एजुकेशन सेस एंड एसएचसी की बात करेंगे, कितना आ जाएगा? हाँ या ना, टोटल टैक्स। तो 15 सितंबर तक, अब आते हैं 15 दिसंबर को, उसकी जो लायबिलिटी बनेगी वो बनेगी 60% ऑफ 41,200, 24,700। इसमें से माइनस कर दें फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 17,922, हाँ या ना। और 15 मार्च तक उसको कितना पेमेंट करना पड़ेगा? 100% ऑफ 41, तो 41,200 ऑलरेडी पेड फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, और सेकंड इंस्टॉलमेंट 17,922, हाँ या ना। कितना? ये है आपका थर्ड इंस्टॉलमेंट, ये है आपका सेकंड इंस्टॉलमेंट। अब समझ में आई बात? क्लियर है? हमें नहीं लगता इस चैप्टर में कोई दिक्कत आएगी। 87A केवल इंडिविजुअल को, वो भी केवल 5 लाख तक। थैंक यू बच्चों।